क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत थेरेपिस्ट भी बन सकता है? आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां तनाव, चिंता और अकेलापन आम हो गया है, एक नया डिजिटल उद्योग तेजी से उभर रहा है। ये हैं मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स, जो आपके मूड को ट्रैक करते हैं, थेरेपी सलाह देते हैं और कभी-कभी एक शांत दोस्त की तरह साथ निभाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐप्स इतने लोकप्रिय कैसे हुए और कैसे ये एक मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार बन गए। आइए इस डिजिटल क्रांति के पीछे के कारणों और प्रभावों को गहराई से समझते हैं। आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति सूचनाओं और प्रतिस्पर्धा के अथाह सागर में घिरा हुआ है। हमारी जीवन शैली इतनी तेज हो गई है कि काम का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और सोशल मीडिया पर लगातार तुलना मानसिक तनाव को एक सामान्य स्थिति बना चुकी है। यह एक ऐसी संस्कृति है जहां हर कोई हमेशा ऑन रहने की उम्मीद करता है, जिससे मानसिक थकान और बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण से लोग अब थेरेपी और सेल्फ केयर के लिए डिजिटल मदद की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें सुविधा चाहिए, एक ऐसा ऐप जो उन्हें समझे, बिना किसी पूर्वाग्रह या जजमेंट के। पारंपरिक थेरेपी तक पहुंच अक्सर महंगी, समय लेने वाली और सामाजिक कलंक से जुड़ी होती है, जिससे कई लोग झिझकते हैं। डिजिटल ऐप्स इस बाधा को दूर कर मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अधिक सुलभ और निजी बनाते हैं। काम, हेडस्पेस, वोबोट और बेटर हेल्प जैसे मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डेटा साइंस का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के इमोशंस और आदतों को समझते हैं। ये ऐप्स विभिन्न तकनीकों के माध्यम से राहत प्रदान करते हैं, जैसे निर्देशित श्वास अभ्यास, ध्यान संगीत और दैनिक मूड ट्रैकिंग। इनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करना है। कुछ एआई चैटबॉट्स तो एक थेरेपिस्ट की तरह बातचीत भी करते हैं, लेकिन बिना किसी अपॉइंटमेंट या ऑफिस विजिट के। ये चैटबॉट्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी और डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, डीबीटी जैसी तकनीकों पर आधारित होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद करते हैं। लोगों को लगता है कि ये ऐप्स उनके भावनात्मक दोस्तों जैसे हैं, जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनकी बात सुनते हैं। अब बात करते हैं इस बढ़ते हुए कारोबार की। 2024 तक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य ऐप उद्योग का आकार 6,000 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है और यह लगातार बढ़ रहा है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहां उपयोगकर्ता मासिक या वार्षिक शुल्क का भुगतान करके प्रीमियम सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं। लोग बेहतर महसूस करने के लिए इन सेवाओं के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। कंपनियां इस भावनात्मक आवश्यकता को एक अत्यधिक लाभदायक बाजार में बदल चुकी हैं। वे न केवल मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान कर रही हैं, बल्कि एक ऐसा उत्पाद भी बेच रही हैं जो व्यक्तिगत कल्याण और आत्म सुधार का वादा करता है। इसका मतलब है कि भावनाएं भी अब एक उत्पाद बन गई हैं और उनकी डिजिटल रूप से उपचार किया जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तकनीक और मानव मनोविज्ञान का संगम एक नया आर्थिक मॉडल तैयार कर रहा है। लोग इन ऐप्स को पसंद करते हैं क्योंकि ये 24/7 उपलब्ध होते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई अजीब चुप्पी नहीं, बस एक क्लिक और आपका थेरेपिस्ट स्क्रीन पर हाजिर है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। आप कहीं भी कभी भी अपना मूड ट्रैक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या किसी चैटबॉट से बात कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके पास पारंपरिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। एआई के आने से ये ऐप्स और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। वे आपके टेक्स्ट के टोन, आपकी लिखने की शैली और यहां तक कि आपकी आवाज के पैटर्न से भी आपके मूड को पहचान सकते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव उपयोगकर्ताओं को अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है और उन्हें लगता है कि ऐप वास्तव में उन्हें समझ रहा है। यह व्यक्तिगतकरण ही इन ऐप्स को इतना प्रभावी और आकर्षक बनाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स गोपनीयता, प्राइवेसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। आपके भावनात्मक डेटा का दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि ये ऐप्स अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों को लेकर पारदर्शिता की कमी एक गंभीर चिंता का विषय है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका डेटा कहां संग्रहित किया जा रहा है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। इसके अलावा सभी ऐप्स वैज्ञानिक सटीकता और प्रभावशीलता के उच्च मानकों को बनाए नहीं रखते हैं।
कुछ ऐप्स बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के दावे करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को गलत जानकारी या अप्रभावी उपचार मिल सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये ऐप्स सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे किसी प्रशिक्षित मानव थेरेपिस्ट का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए पेशेवर मानवीय हस्तक्षेप अब भी आवश्यक है। भविष्य में एआई थेरेपी और व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य समाधान और भी उन्नत होने वाले हैं। कल्पना कीजिए, एक एआई जो आपके भावनात्मक पैटर्न को पहचान कर आपके दिन के हिसाब से सबसे उपयुक्त थेरेपी या गतिविधि का सुझाव दे। ये एआई आपके नींद के पैटर्न, सोशल मीडिया गतिविधि और यहां तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य डेटा को भी एकीकृत कर सकता है, ताकि एक समग्र कल्याण योजना बनाई जा सके। एआई और सहानुभूति, एम्पैथी, ये दोनों मिलकर एक नया कल्याण युग, वेलनेस ईरा बना रहे हैं। तकनीक हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह मानवीय संबंध और समझ का विकल्प नहीं है। सबसे जरूरी है संतुलन। हमें तकनीक को समर्थन के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि मानवीय संपर्क के विकल्प के रूप में। यह एक उपकरण है जो हमें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय और प्रयास हमारा ही होना चाहिए। और इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लोकतांत्रिक बना रहे हैं, इसे अधिक सुलभ और कम कलंकित कर रहे हैं। लेकिन हमें इन उपकरणों का उपयोग समझदारी और सावधानी से करना होगा। अपनी गोपनीयता की रक्षा करें, विश्वसनीय ऐप्स चुनें और याद रखें कि तकनीक एक सहायक है, न कि अंतिम समाधान। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, और भविष्य के ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए एपिस्टोपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ खोजते हैं द फ्यूचर वन आइडिया एट अ टाइम।